एवरेज मोलेकुलर वेट बता दिए थे, जिसमें था ये क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू मोलेकुलर वेट का जो सिग्मा, यही होगा एवरेज मोलेकुलर वेट, इसको कहेंगे, या नहीं तो मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। चलिए, आज तो आप ही लोगों को बैच में आया और किसी बैच में आए हुए का नहीं। 12th वाला लड़का सब आ जाएगा, 11th वाला सब अभी 1 जनवरी में लागल है। हाँ देखो, एक चीज और जान लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर बटा वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, ये इसी को कहेंगे हम एक्वस टेंशन, इसी को कहेंगे हम एक्वस टेंशन ऑफ H2O लिक्विड अगुना 100। वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन नाम के चैप्टर। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, हमको आज थोड़ी थोड़ी छींक होने लगा था, लेकिन हम तो नहा लेते हैं 4:30 बजे, लेकिन छींक हो रहा था। अगर तू कदरों छींक होगा हम नहावे कर, छींक हो रहा था, लग रहा था कि नहीं नहाने देगा, और नहा ही लिया होगा। सर हम नहाते ही हैं सर, पानी से नहाएंगे आप, मोटर चला गया, हम गीजर तीजर नहीं लगाए हुए हैं, सब दिया बुता बखलील हो जाएगा ज्यादा जे, और एक तो वैसे ही सब बखलील हो जाता है अभी के दिया बुता, सब जैसे आराम तल भी हो जाएगा, बाद में हम मर जाएंगे तो सब बेच बाचे खा जाए। अरे बात देखो, संतान और सोना और रगड़ने का चीज, जितना रगड़ाता है उतना चमकता है। अभी के मदर फादर जो है ना, ला 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 बउआ, ला 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 बउआ लगल है। ठीक है, इसीलिए सब धिया बुदा हो गया है डिटेल। तो सब भाग्यशाली है, तो सब बहुत होशियार सब है, उनको बेहद पसंदता है थोड़ा सा सही कुछ नहीं रगड़ाया हुआ, और कुछ आराम तलबी सब है किरे यो है आराम तलबी, लेकिन आ जाता है ठंडा को, तो अब ऑनलाइन में जहिया रहे तहिए नहीं बुक कर दो, हमको पता है। आज से रास्ता में कहीं आग का तो बैठ गया बोलते हैं नहीं ये ठीक बात है, रास्ते में जो आग मिले हल्का हाथ उससे सेक ले और फिर चल देना चाहिए। आग होता है कोढ़ी का नतीजा। नहीं अब स्कूल बंद कर दिया था, ठंडा जैसा पड़ेगा तो कोरोना घट जाएगा, कहे तो लोग निकल भी नहीं करेगा, कोरोना घट जाएगा। कैसे नहीं मन करता है? हमारे घर में भी दिशा पुता सब नहीं उठता है, हम अपने सिंगल 2 आदमी हैं, वो राइट 4:30 बजे, हमारे एकदम 2 आदमी, और उसके बाद सब टांग पसार के सुतल रहता है क्या। तब तक जैसे हम अपने जैसे सब साफ अपने करते हैं, एक आदमी जो है बाहर के मंदिर चली जाती है,
हम उसके बाद सब को साफ करते हैं, हम नहा उहा के पूजा करते हैं, तब उसके बाद बाबू साहब से उठेंगे, लाट बाबू साहब क्या बोला। तो हम इसीलिए हम एसी उसी नहीं लगाते, एसी या हीटर गीजर लगा के रख देंगे, जैसे सब बेच के खाएंगे, सब कड़वी हो जाएगा। कैसे लगता है? अरे IITN बनना है तो बिजली के जैसा फुर्ती रहना चाहिए शरीर में, तो केवल पढ़ाई में नहीं रहना चाहिए, ये बात बता देते हैं। फुर्ती हर तरह के काम में। कॉम्पिटिटिव आदमी जो है वो हर तरह से पहचाना जाता है। हम लोग तो आदमी का आंख देकर पहचान लेते हैं। अरे हम लोग जगह गए थे विवाह में, भिलाई, हमारे चचेरी बहन की शादी, तो उसमें हम भिलाई गए थे, ठीक। तो जगह हमारे लिए नया था, हम जल्दी कहीं जाते नहीं है, और चूंकि अब अपने चचा के यहाँ था तो हम कैसे नहीं जाएंगे, चले गए। वो भी इस बार नहीं गए, उनकी एक और लड़की की शादी थी, इस बार हम नहीं गए, वो लोग इस बार नहीं आए, कोरोना है कहीं पड़ जाएगा तब। तो उस बार जब गए तो एक लड़का को हम देखे बड़ी अजीब तरीका से काम करते हुए, बड़ी फुर्तीला था, और हमारे ही गांव का था, हमको पता नहीं था। अब गांव में हम रहे हुए हमको बहुत दिन हो गया, करीब 89-88 से हम गांव से बाहर, तो सबके बूढ़ा सबको पहचानते हैं, जाते हैं। छठ में गए, हम छठ में जाते हैं तो हमारे यहाँ लगता है मेला, 200-300 आदमी डेली एनी टाइम बिठा रहता है, और वो रहता है कि बच्चा सब थोड़ी जाता है, जो पूरा पंचायत का आदमी है या पूरा इलाका का आदमी है वो सब भेंट किया, तो सब बड़े आदमी को पहचान, बच्चा को थोड़ी पहचान, तो उसको नहीं पहचानते था। वो यहाँ नहीं रहता था, वो लोग रहते थे सब दिन भिलाई में रहते थे। उसका काम करने के रात में सोने वक्त हम उससे पूछे कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, हम समझ गए कि इस तरीका से कोई आदमी फुर्तीला होगा वही आदमी जो बहुत आगे बढ़ा हुआ होगा या आगे बढ़ने वाला है। पत्तल तक उठा कर खट दे, कोई भी खाता था फेंक देता था, छोड़ा। बोले तो नाम की है, घर कहाँ है, तो हम लोग हमारे गांव के नाम ले टेगर बेटा है, बाबू के नाम बता, तो हम लोग वो भिलाई स्टील प्लांट में थे, उन्हीं का लड़का है, क्या करता है, तो हम IIT खड़गपुर में। हम समझ रहे, हम तो तुम्हारा घोर दिन का एक्शन से समझ गए थे। फुर्तीला, उसको ठंडा लगता है, अगर भी नेचर में होना चाहिए। हाँ, तब तो नेचर में रहेगा, तब नहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, कहे नहीं आ रहा, रुक एक हम फिरते। नेचर एक दिशा में थोड़ी काम करता है, नेचर हर दिशा में काम करता है। आलस हो जाएगा तो थोड़ी होगा, आलस तो सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोगों को संस्कृत में पढ़ाया गया था, हम लोगों को एक बात है, बहुत अच्छे टीचर मिला करते थे हाई स्कूल में, शरीर स्थंग महान निपुण, संस्कृत से संस्कार होता था। छोड़ा तो सोचे छी कि जगह छी तोरा तक घरे में संस्कृत विद्वान आदमी तो गवे हैं, भारी विद्वान आदमी, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह तो वीडियो टूटता होगा क्या? देख, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर बात करते हैं, थोड़ा उड़ जाता है ये तो 445 में। हाँ तब नहीं, इसके बाबा बहुत बड़े विद्वान आदमी है संस्कृत के। अच्छा, हम सुबह 5 बजे उठ के मैसेज करेंगे। अब देख, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ पाया? अखबार में तो लोग पढ़ता होगा, हम लोग भी पढ़ते हैं, आज का ह्यूमिडिटी 95%। बहुत गर्मी है, उस सरल गर्मी कहता है लोग उसको। बरसात में जो गर्मी लगता है, कहता है टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा क्यों रहता है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर रहता है तो इससे क्या हो गया, गर्मी लगता है। क्या हीट है, ड्रॉपलेट होता होगा, तो वाटर वेपर तो अभी भी है ना,
सर इवापोरेशन का रेट घट जाता है। ठीक, एक बात भी और सही है कि वाटर वेपर अभी भी है तभी ठंडा क्यों। 40 सौ भी हम क्लियर करते हैं, समझ क्यों गर्मी लगता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का है 536 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम पानी अगर वेपर में कन्वर्ट होता है तो 536 कैलोरी हीट लेके वो कन्वर्ट होता है। तो इसलिए वाटर वेपर अगर इन्वायरमेंट में है तो इसका मतलब हीट कंटेंट ज्यादा है और इसलिए गर्मी लगता है। अब बात रहा वही वाटर वेपर अभी ठंडा तो देता है, ठीक। अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम हो गया तो वाटर वेपर क्या हो गया, वो तो हीट रिलीज कर लिया और वो ड्यू में कन्वर्ट हो गया। ये जो वास्तविकता में वाटर वेपर के कारण वो ठंडा थोड़ी लग रहा है, वो कन्वर्ट हो गया ड्यू में, ठीक है। तो यही वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर तो हमारा एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन और सब बहुत तरह का गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत तरह का गैस है। तो दिस इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, उसमें एक वाटर वेपर भी है। तो इस कंटेनर में, एक कंटेनर माने एटमॉस्फेयर जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर वेपर का प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये पता होना चाहिए। अब बटा एक्वस टेंशन, हर पानी, अब इसके बारे में हम बात करेंगे सॉल्यूशन में, लेकिन अभी थोड़ा जानिए, अभी थोड़ा जानिए, थोड़ा थोड़ा तो जानिए। एक किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ, ठीक है, तो पानी रखा हुआ है तो चलिए बंद कर देते, ठीक है। अरे एटमॉस्फेयर भी तो बंद ही ना एक जगह, ठीक है। इस पानी का ड्रॉपलेट, पानी का जो वाटर मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी होगा, हर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस पर आया काइनेटिक एनर्जी इतना सभी का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। कुछ का काइनेटिक, अब जैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इधर से भी अट्रैक्शन लग रहा है, इधर से भी अट्रैक्शन लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर तरफ से यूनिफॉर्म अट्रैक्शन लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें तो नेट अट्रैक्शन इधर लगेगा, ठीक है, नेट अट्रैक्शन इधर लगेगा। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ये ऐसे होता है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहिए, ठीक है। और यहाँ कहिए काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वो हम आगे करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे। तो ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है हर सिस्टम में, हर गैस में भी, वही वाटर में भी, वही लिक्विड में भी, सब में, लिक्विड सिस्टम में, गैसेस सिस्टम में, सब में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होता है, लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है। ऐसा मॉलिक्यूल बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। तो उस जो मॉलिक्यूल्स है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक है, वो सरफेस पर आ गया, इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके चला गया, इधर गया टकराया, अब अपना काइनेटिक एनर्जी लूज किया, फिर उधर से भागा इधर टकराया, अपना काइनेटिक एनर्जी लूज किया, फिर उधर से भागा इधर टकराया, फिर अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करते हुए फिर इसमें चला गया। बड़े होता क्या है कि लिक्विड सरफेस का कुछ मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हुए। अब वो एनर्जी जो लॉस कर रहा है वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, वो तो इसी पार्टिकल्स को मिल रहा है, इस वॉल को, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हाँ, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही। और मिलते हुए फिर यहाँ आ गया, धीरे धीरे होगा क्या कि कुछ मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर वो वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आ जाता है
जबकि रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बराबर हो जाता है रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। उस समय वो वेपर इस लिक्विड सरफेस पर जितना प्रेशर लगाता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ, उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। नहीं समझे? अरे समझ गए? तो हमारा ये पृथ्वी है, 3 भाग पानी है, तो ये एक क्लोज कंटेनर माने कि नहीं माने? अरे नदी को क्लोज कंटेनर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हम इस एटमॉस्फेयर के लिए ओपन कंटेनर भी उसको मान सकते हैं, और क्लोज कंटेनर इस एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं तो बाउंड्री है। अरे समझ में आ रहा है? तो उस बाउंड्री के रिस्पेक्ट में इसको क्लोज कंटेनर मान सकते हैं। तो हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा टेम्परेचर पर, ठीक है? वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे आगे हम आगे सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक पार्शियल वेपर प्रेशर माने एटमॉस्फेयर में जो वेपर मौजूद है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, अब बटा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्वस टेंशन H2O लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड सरफेस के ऊपर में जो वेपर प्रेशर, ठीक है? अगुना सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस पर सवाल हमको बहुत अच्छा इसमें मिलेगा, ठीक है? इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है? इस पर हमको अच्छा सवाल मिलेगा। रिलेटिव डेंसिटी, ये भी एक टर्म होगा जो बचपन से भी क्लियर नहीं हुआ होगा ठीक से। रिलेटिव डेंसिटी, किसी सॉलिड या किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? कोई भी सॉलिड या लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो बराबर होगा डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट सॉलिड और लिक्विड, अब बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी होता है वाटर का 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है? ये डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर, ये डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर। यूनिट कट गया, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? यूनिट लेस क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है? लेकिन यूनिट लेस जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहे कि हमारे इस बेंच का रिलेटिव डेंसिटी 1.5 है तो इसका मतलब वही उसका डेंसिटी भी है। सही है गलत? ये तो 1 है ना, 1 है ना? तो इसलिए अगर किसी का डेंसिटी जितना है, जितना रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे किसी सॉलिड या लिक्विड का, रिलेटिव डेंसिटी कहीं दिया हुआ है तो वही हम डेंसिटी मान के सवाल पे अप्रोच कर लेंगे। यही का ऐसी रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, जो आप क्या था एक सवाल रेडॉक्स में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप सवाल में बार-बार स्पेसिफिक ग्रेविटी एसपीजीआर देखिएगा, सेनाल एंगल से न्यूमेरिकल, ठीक है? बनाया कि नहीं बनाया? पूरा बन गया ना? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, दैट वाज रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट जो दे दिया होता है दैट इज द सिलिबिस्टेक्स, ठीक है? वास्तविकता में यूनिट लेस होता है, लेकिन उसको हम डेंसिटी मान के सवाल अप्रोच करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी बराबर होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑलरेडी 1 लेकिन ग्राम पर मिलीलीटर है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये ध्यान रखना होगा, तो यूनिट में घुमा देता है इधर से उधर, ठीक है? हाँ, इतना क्लियर? अब वेपर डेंसिटी, हम भी इनर्शिया ऑफ स्टेट में चले आए थे 3 दिन, बड़ा सोए हैं 3 दिन, पूरा इनर्शिया ऑफ स्टेट में चले आए थे एकदम 31 1 2। हाँ कहेंगे ज्यादा शुद्ध तो यही होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। छोड़ा एकदम पूरा पकड़े हैं फिजिक्स के रेस्ट में चले आए। अब देख वेपर डेंसिटी
it is defined. It is defined for gas only. For gas only. It is defined for gas only. ठीक है? वेपर डेंसिटी किसके लिए डिफाइंड है? गैस के. ठीक है? ये वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा? इसको हम VD लिखते हैं. बार बार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है? VD वेपर डेंसिटी बराबर होगा डेंसिटी ऑफ ए गैस. डेंसिटी ऑफ ए गैस. ठीक है? अब बटा डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस. डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस. अब दोनों लीजिए. बोथ आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है? ठीक है? डेंसिटी ऑफ ए गैस बटा डेंसिटी ऑफ रिफरेंस गैस. माने आप कोई भी गैस रिफरेंस ले सकते हैं. कोई भी गैस. जैसे मान ले हमको कह दिया कि फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CO2. इसका मतलब क्या लेना? वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CO2 इज द डेंसिटी ऑफ SO2 बटा डेंसिटी ऑफ CO2. अरे होगा कि नहीं होगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लोगों के दिमाग में सीधा हाइड्रोजन आता है. किताब में केवल यही दिया हुआ है. सवाल में लिख देगा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज गिवन इतना विथ रिस्पेक्ट टू फलाना. कोई दूसरा गैस दे देगा. दे देगा क्योंकि लोगों के दिमाग में हाइड्रोजन रहता है. ठीक है? हम अभी आगे वही लिखेंगे कि इफ नथिंग रिफरेंस गैस इज गिवन देन बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन इज टेकन एज रिफरेंस. ठीक है? अरे बात समझ में आ रहा है? ये हम लिखने जा रहे होगा. ठीक है? इफ nothing is said for reference gas, then by default hydrogen gas is taken as reference gas. होगा? मैं समझ में आया? ओ इतना बात समझिए. अरे इतना बात समझिए. चलिए पहले इसको लिख लीजिए. आगे बढ़ते हैं. सर सर बोलिए. सर बोले हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो इक्वेशन था वो एक बार लिख दीजिएगा बोर्ड पे साइड में. वो साई वाला इक्वेशन जो था साई स्क्वायर. पाउली का कहाँ था वो इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अच्छा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये सब नाम अच्छा. del square psi बटा del x square. del square psi बटा del y square. del square psi बटा del z square plus 8 pi square m by h square into p minus v into psi बराबर 0. यस सर. हो गया? आज हम भी एकदम पूरा स्थिर है. हो गया?
तो देखिए वेपर डेंसिटी बराबर है डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक है। रेफरेंस एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ जो है वही टेम्परेचर प्रेशर यहाँ। हम जानते हैं पीएम बराबर रो आरटी या डी आरटी, तो रो बराबर पीएम बाई आरटी। रो गैस वेपर डेंसिटी पर हम लिख सकते हैं P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बटा आरटी बटा P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस बटा आरटी। लिखने में क्या बुराई है? बोलिए। तो इसलिए वेपर डेंसिटी बड़ा हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखे? मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बटा मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस। तो बहुत आसान हो गया। अगर हमको कहते क्वेश्चन को फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस with respect to air, the vapor density of SO2 with respect to air बराबर क्या होगा? मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ एयर। अरे होगा? तो मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 क्या होता है? 64, एयर का 29। थ्रेड निकाले थे क्या? हो गया। हमने क्या कहा? if nothing is given for reference gas, then hydrogen is taken as reference gas. तो वेपर डेंसिटी बराबर होगा मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बटा मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, जो गैस निकालना बटा 2, इसलिए वेपर डेंसिटी बराबर होगा मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाय 2। दिस इज द फार्मूला। ठीक है? अरे समझे? यहाँ तक समझ? अरे ये डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला निकालना जानते हैं? पीएम बराबर होगा, पता है? तो वही फॉर्मूला हम इसको भी लगाएंगे। तो रो बराबर पीएम बाई आरटी, तो रो बराबर पीएम बाई आरटी। तो पी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डेंसिटी होगा, हैं? उसी प्रकार इसका P इंटू एम बराबर रो ऑफ रेफरेंस गैस इंटू आरटी। तो रो ऑफ रेफरेंस गैस बराबर होगा P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस बाय आरटी। हो जाएगा? ये हो गया P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बटा आरटी। ये होगा P इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस बाय आरटी। कर सकते कि नहीं कर सकते? ये सब कट खुट जाएगा। मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ऊपर रहेगा, नीचे मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस। हो जाएगा? तो ये वाला फंक्शन तो ही वैलिड होगा जब हाइड्रोजन होगा। अब अगर वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 मान लिया, कह दिया विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालिए, तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 क्या होगा? मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ एयर। लेकिन अगर रेफरेंस गैस का नाम नहीं बोलेगा तो हम हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस गैस लेंगे। तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बटा मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 होता है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 होता है, इसलिए वेपर डेंसिटी बराबर ये फॉर्मूला मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बटा 2। बोलो होगा? जनरली लोगों को यही याद रहता है, ठीक है? इसलिए हम पूरा रेफरेंस गैस लेते हुए बताया है, क्योंकि वो फंसाएगा। ठीक है? फंसाने के लिए ही बैठा हुआ है वो। उसके जाल में जो नहीं फंसा वो निकल गया। वो बड़का भारी जाल है, महाजाल है वो। इसमें छोटको मछली फंसता है, रहुओ मछली फंसता है। मैसेज आया सर केबीसी का, यू आर द विनर ऑफ 25। उठने के लिए देता है। अभी क्लीन कर रहा हूं सर, एक बार ऐसे ही बोला था, बोले कैश का क्या हमारा तो ये काम
ठगने का उपाय है। मोबाइल पर तो इतना मैसेज आता। अच्छा एक बार बताता, ये क्या कहता है कि महा बचत योजना है, जियो रिचार्ज किए हैं हम अभी, तो उसमें कहा है 20% आपको कैशबैक मिलेगा, तो कहाँ दिया? ऑनलाइन ही तो पेमेंट किया है। हम नहीं किया, हमारा भाई किया। उसके मोबाइल पर आ जाएगा रुपये? नहीं मिलता ना, उठता है ना। हमारा बड़े बड़े डॉक्टर को फोन करना था, वो हमने करना था, हमने तो उठाया और रिचार्ज रिचार्ज कर। हो गया? नहीं सर, अभी सर इसके थर्मोडायनेमिक्स होगा। पहले ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तीन दिन फिजिकल, तीन दिन ऑर्गेनिक। हो गया? टाइम आ गया। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही गंभीर चैप्टर है। अरे फिजिक्स में जितना दिया होगा थर्मोडायनेमिक्स हम जो पढ़ाते हैं उसको फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत है, उतना ही काफी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई सवाल बना, ठीक है। केमिस्ट्री में एक स्टेप ज्यादा है फिजिक्स। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स में हो तो पढ़ना ही है, साथ साथ केमिकल रिएक्शन में उसको अप्लाई करना है। तो कार्नोट रीजन और रेफ्रिजरेटर फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी। कार्नोट रीजन कार्नोट इंजन समझने के लिए देखना तो पहले पढ़ाने तो कितना बात होगा से एक हम समझ जाएगा तो ऐसा समझ जाएगा जो कि समझ तो जाएगा ही, समझ तो जाएगा ही, जो फिर जीवन में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस रिवीजन करके रख लेंगे। ठीक क्या वही तो नहीं आता रहता है जिसको आदमी को सवाल नहीं बनता। ठीक। हाँ दे कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर लीटर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, दो तीन को क्वेश्चन लिखो। Calculate the weight of water in gram per liter of air at 20 degrees Celsius and 45% relative humidity. Relative humidity. Vapor pressure of H2O liquid दिया हुआ है 17.5 mm of Hg at 20 degrees Celsius. This one. एक सवाल और पहले दिए थे, तो अगला सवाल बाद में लिखने को लिस्ट बना लेंगे। Density of mixture of N2 and O2 at STP is 1.3 gram per liter
कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस। एक सवाल ये हो गया। चलो एक तीसरा भी लिख लेते हैं। ए 10 लीटर फ्लास्क, 10 liter flask contains 0.2 mole of, तो थोड़ा अपने बन जाए, CH4 and 0.3 mole of H2 gas, 0.4 mole of nitrogen gas at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. Calculate the partial pressure of each gas and total pressure. तीनों सवाल है। पहला दूसरा तीसरा। पहला सवाल तो क्या सोच रहा है? सर पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर आया 78.9 अभी तक हम बनाए नहीं हुए, कैसे निकाला है? सर टेम्परेचर दिया हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्शियल प्रेशर दिया सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया 45, प्रेशर ऑफ एयर भागा 170.5 100 कैलकुलेट 170 वो 17.5 होगा, 17.5 कर लिया 17, लेकिन तुम्हारा प्रोसेस ठीक है, जो आया दूसरी बात ठीक है, हो गया ना? बिल्कुल सही अप्रोच किया है। कर लिया अप्रोच। क्या है देखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर लीटर ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। माने एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 45%, एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45%, तो 45 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस इन एयर बटा वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड गुना 100, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस इन एयर नहीं मालूम, अब बटा ये 17.5 गुना 100, ये कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस 45 now 17.5 by 100 कितना आया? जितना आया कुछ तो आएगा ही। अब आगे क्या करे सो अब आगे क्या करे सो तो बताओ। इसको थोड़ा और सिंपल करना है, इससे भाग 0.45 गुना 17.5, ये सब आएगा mm ऑफ h। हाँ आगे क्या करे सो बताओ ना। बिल्कुल सही, करेक्ट, यही सोचना है, क्योंकि हमको पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ग्राम पर लीटर, तो हम 1 लीटर क्यों ना लेंगे? वॉल्यूम के खोज में कहा रहा है, ठीक है हैं? इसको एटमॉस्फेयर में बदल देते हैं तब ना आर अच्छा से यूज कीजिए। इसको एटमॉस्फेयर बदल लीजिए, इसको एटमॉस्फेयर में बदल लीजिए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गैस इनटू RT, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर ले लीजिए, ठीक है? ये यहाँ पर ये रख दीजिए, R का वैल्यू आपको मालूम है 0.0821, टेम्परेचर मालूम है 293 केल्विन, 20 है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया, ये मान लो X आ गया, तो मास ऑफ H2O कितना होगा? 18x,
अरे बोलो ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा? 1 मोल वाटर, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, x मोल का मतलब 18 x ग्राम। क्या बढ़िया दिमाग चल रहा है ये। ग्राम पर लीटर बोला, अब वॉल्यूम दिया ही नहीं, तो हम कहा जाए 1 लीटर में कितना ग्राम है ये नहीं निकालना, हम 1 लीटर यहाँ ले लेंगे, ठीक है? सवाल के अनुसार दिमाग बनाना है ना, क्या करना, ठीक है? नहीं तो वॉल्यूम खोजते मर जाएंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बाद में दिमाग में आएगा ही, जल्दी आना चाहिए। दूसरा 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 पर दिमाग लगा, जिसका बन गया हो लगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अब तक आगे बढ़। चल एम निकालिए, एम किसका आया? करेक्ट। अब बोलो। हाँ, मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होता है? एवरेज मोलेकुलर वेट। ओवरऑल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू मोलेकुलर वेट, हर का मोल फ्रैक्शन गुना मोलेकुलर वेट। अब आगे बढ़, अब आगे बढ़, अब आगे सोच। ओके, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। मोलेकुलर वेट ऑफ O2 बताइए, उसको आपने डायमंड पाइप पे तो मोल फ्रैक्शन मिलता है और उसके बाद से पार्शियल प्रेशर निकलता है। एक मिनट जल्दी जल्दी सुनता है। चलो हम पहले जगह पर पहुंचाए तो उसके बाद थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पर दिमाग। हाँ, क्या किया तू? दूसरा सवाल में क्या कर रहा है? दूसरा सवाल में कर रहा है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, एसटीपी पर दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है? पीएम इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर का और रो ऑफ मिक्सचर इनटू आरटी, सही बात है। प्रेशर एसटीपी पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर पता नहीं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.3 ग्राम पर लीटर है, एकदम सही जगह है। तो 0.0821 ले लेंगे, क्योंकि ग्राम पर लीटर में रहेगा तभी हम ले सकते हैं। अपना टेम्परेचर है एसटीपी पर 273 केल्विन। चलिए, मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर हमको आ गया 1.3 गुना 0.0821 गुना 273। ये मिक्सचर दो चीज का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर होता है सिग्मा XIMI, कहने का मतलब यही बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। अब आगे क्या है? Sir, mole fraction of O2 plus mole fraction of N2 is equals to 1. हाँ, करेक्ट, वही होगा। लेकिन अभी क्लास में सोच Yes, sir. सर x O2 में यहाँ पे 1 minus x N2, बस यही तो सोचना है, दो ही चीज है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, दोनों को जोड़ो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आएगा तो हमको O2 का काम करना है, तो क्यों ना यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गुना 32 प्लस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 into 28, और इसका मोलेकुलर वेट 32, इसका 28। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमको पता है, इससे हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकल गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर।
टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। हो गया, बोलिए हो जाएगा हैं? ये सवाल ऐसा बहुत बना लिया आपसे ना बनाइए, ठीक है। कल अब होगा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच डिफ्यूजन, ठीक है, कल होगा। अब तुम्हारा ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्लियर हुआ, और छोटा छोटा सवाल जो स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर में होगा एनालिसिस में वो समझ जाएगा, ठीक है। कल होगा डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, ठीक है।